क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक, बाल श्रम को दर्शाती रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं के लेखक हैं। किसके बच्चे काम पर जा रहे हैं, किसकी रचना है? हाँ, आंसर होगा राजेश जोशी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक, फर्स्ट का आंसर डी था, राजेश जोशी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे राजेश जोशी का जन्म कब हुआ, पता है किसी को? 1946। ठीक है, तो जन्म याद रखना है, 1946 में होता है इनका। कहां पर? एमपी, मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है 1946। ठीक है, मूल रूप से उत्तराखंड के हैं, लेकिन जन्म इनका कहां पर होता है? एमपी, मध्य प्रदेश, 1946। इनको साहित्य अकादमी भी दिया गया है। आपने बताना साहित्य अकादमी इनको कब दिया गया। तो साहित्य अकादमी इनको दिया गया था 2002 में। इनकी एक रचना थी दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच, तो लिख लेना, दो पंक्तियों के बीच के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कुछ और रचनाएं इनकी फटाफट से लिखेंगे। देखो, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी, किसे बोलते हैं नेपथ्य? पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं नेपथ्य। ठीक है, तो नेपथ्य में हंसी एक रचना है किसकी? राजेश जोशी। एक और इनकी एक लंबी कविता संग्रह इनका समर गाथा, वो भी लिख लेंगे, समर गाथा, कविता संग्रह है समर गाथा। एक बाल कविता है, वो भी लिख लेंगे, बाल कविता इनकी बादल वर्षा, बादल वर्षा। ठीक है, ठीक है, आप देखो, एक दिन बोलेंगे पेड़, तो इनकी रचना है, एक है एक पेड़ की याद, वो किसकी है? शेखर जोशी। तो ऑप्शन ए में लिख लेना, ऑप्शन ए है ना, शेखर जोशी, कंफ्यूज नहीं होना है। एक पेड़ की याद शेखर जोशी की है, एक पेड़ की याद शेखर जोशी, जबकि एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंगूठी के लिए जौनसार में प्रयुक्त शब्द है, अंगूठी के लिए जौनसार में बोला जाता है छाप। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी देखो, मुन्नी बोला जाता है कुमाऊनी में, कुमाऊनी में इसको मुन्नी, जबकि गुंठी बोला जाता है गढ़वाली में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, गुंठी गढ़वाली में। ठीक है, मुन्नी कुमाऊं में, और छाप बोला जाता है जौनसार में। कुणी, ये नहीं, अब हर चीज का और हर ऑप्शन में थोड़े को किसके लिए बोला जाता है। ठीक है, लिखो कुछ शब्द है जौनसार में। जौनसार में कुर्ता के लिए क्या बोलते हैं? कुर्ता, कुर्ता के लिए झग्गा। ठीक है, जौनसार में कुर्ता के लिए एक शब्द आता है झग्गा। ठीक है, तो लिख लेना झग्गा। ठीक है, कुर्ता। टोपी के लिए क्या बोलते हैं? लिखना डिगुआ, डिगुआ एक शब्द है जो टोपी के लिए यूज किया जाता है जौनसार में, टोपी। ठीक है, एक शब्द और है जेवर, बताओ जेवर के लिए क्या बोलते हैं? जेवर के लिए गहना से बना है। ठीक है, तो गहिना, ये घाव है। ठीक है, गहिना बोलते हैं जेवर के लिए या गहना के लिए, गहिना, गहिना। ठीक है, तो लिख लेना, ये भी गहिना बोलते हैं जेवर, जौनसारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेगर शब्द में किन भाषाओं से, बेगर जो शब्द है किन भाषाओं से मिलकर बना है? किन किन भाषाओं से? तो देखो, बे जो उपसर्ग है, आपने पढ़ा ना, कई बार लिखा है, बे किस भाषा का है? फारसी। और घर किस भाषा का शब्द है? हिंदी। तो इनको दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे तो बे फारसी है। ठीक है, जबकि घर क्या है?
हिंदी। तो आपने पढ़ा होगा इन शब्दों को संकर शब्द भी बोलते हैं। जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनको संकर शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फारसी और हिंदी, क्रमशः आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और शब्द हैं जैसे लिखेंगे बराबर से। आपने मुझे बताना है उद्योगपति। उद्योगपति किन किन भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं? फिर लिखो वर्षगांठ, किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं? फिर लिखो रेलगाड़ी, ठीक है। फिर लिखो पानदान, फिर लिखो टिकट घर। ये सभी संकर शब्द है। ठीक है, तो बताओ उद्योगपति, उद्योग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का, और पति हिंदी, तो संस्कृत और हिंदी का प्रयोग करके उद्योगपति बना है। तो लिखे वहां पे संस्कृत हिंदी। ठीक है, वर्षगांठ, वर्ष शब्द संस्कृत का होता है। ठीक है, वर्ष और गांठ होता है हिंदी का, तो वर्षगांठ हिंदी, संस्कृत और हिंदी हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी का, तो रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, पानदान हिंदी और फारसी, पान जो शब्द है ये हिंदी का है जबकि दान किस भाषा का है? फारसी, पानदान, तो लिखेंगे हिंदी और फारसी। टिकट घर, टिकट किस भाषा का है? अंग्रेजी, और घर हिंदी भाषा का शब्द, तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, ये सभी क्या है? संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो आंसर होगा मृत्यु। मृत्यु हुई बोलते हैं, मृत्यु हुई। ठीक है, तो सही आंसर था आपका सी, बाकी सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कार्यालय आदेश किसके द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना होती है? तो कार्यालय आदेश सभी के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा मंत्रालय के द्वारा, अनुभाग के द्वारा या किसी विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेशों को ही, जारी किए गई सूचनाओं को ही आदेश कहा जाता है, मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखना आदेश क्या होते हैं? किसी भी मंत्रालय, किसी भी कार्यालय या अनुभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए आदेशों की सूचना या उनके द्वारा जारी किए गए सूचनाओं को कार्यालय आदेश कहा जाता है। जिसमें क्या क्या चीजें होती है याद रखना है। छुट्टियां लिख लो, इसमें लिखे इसके अंतर्गत, यानी कि कार्यालय आदेश के अंतर्गत, इसके अंतर्गत लिखेंगे नियुक्ति, पदोन्नति, पदोन्नति, स्थानांतरण, छुट्टी, छुट्टियों की स्वीकृति लिखेंगे, छुट्टियों की स्वीकृति, तथा नियमों, तथा नियमों की सूचना, नियमों की सूचनाएं दी जाती हैं, तथा नियमों की सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है, सब किसके अंतर्गत आता है? तो कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय, विभाग या अनुभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टी, पदोन्नति, स्थानांतरण या कोई भी नियम अगर किसी भी मंत्रालय में बने वो सब किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? कार्यालय आदेश के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देर होली, अबेर होली, होली जरूर, सबेर होली। ठीक है, एक प्रसिद्ध पंक्ति यहाँ है, किसकी, इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब है सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, किसकी रचना है, किसकी गीत है? नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, तो बहुत ही फेमस है और आप लोगों के लिए तो बहुत ही सही है, सुनना चाहिए आप ऐसे गीत। तो इसका मतलब है देर होली, मतलब देर होगी, लेट होगी या सुबह होगी, लेकिन होगी जरूर एक दिन आपका, आप लगे रहेंगे। सब्र का फल मीठा होता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। ठीक है, एक दिन होगा, सिलेक्शन जरूर होगा, बस आपको लगे रहना है, वही इसका मतलब है। ठीक है, तो सही आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से विषम चुनिए। यहाँ पर विषम कौन सा है? विषम शब्द कौन सा है?
नहीं, पुष्कल रासप, सही आंसर होगा ए। रासप का मतलब होता है गधा, गधा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, या खर का, खर या गधा, ठीक है, गधा होता है या गधा लिखा होता है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये होता है रासप, उसका पर्यायवाची। बाकी देखो, कनक हो गया, हाटक हो गया, पुष्कल हो गया, जात रूप हो गया, ठीक है, तामरस हो गया, तामरस किसके पर्यायवाची होते हैं? सभी, ये सभी गोल्ड के होते हैं, यानी कि सोना, ये सभी सोने के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये वाला गलत था आपका, रासप किसका पर्यायवाची? खर या गधा का होता है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? यहां पर होगा क्रमवाचक, तीसरा क्रम को दर्शाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये किसको दर्शाता है? क्रम को दर्शाता है, ठीक है। ये आपने गुणवाचक विशेषण पढ़े, आंसर होगा 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, क ख ग घ, ठीक है, तो क का कंठ होता है, तो वही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, काठक खुट लुआ कपाल, काठक खुट लुआ कपाल लोकोक्ति का सही आशय क्या होगा? इसका मतलब होता है अत्यधिक मेहनत। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। काठक मतलब काठ बोलता है लकड़ी को, काठक खुट, खुट मतलब पैर, ठीक है, और लुआ कपाल लोहे का सर, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मेहनत उसको करनी पड़ी, अत्यधिक मेहनत। सही आंसर होगा आपका ए वाला, ठीक है। इसी तरह का एक कहावत और है, आपको कई बार मैंने कराया भी है, लिखेंगे खुटाक ताल उड़न, खुटाक ताल उड़न, ठीक है। और खुटाक ताल उड़न का मतलब है, खुटाक मतलब होता है पैर, ठीक है, ताल मतलब उसमें जो छाले पड़ते हैं, उड़ने मतलब उस पे पड़े हैं, तो इसका मतलब भी क्या होगा? अत्यधिक मेहनत करना, ठीक है, खुटाक ताल उड़न, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ हुआ, भारत में रेडियो या टेलीविजन सेवा कब शुरू होता है? डेट आपको याद रखना है, 23 जुलाई 1927 को होता है, ठीक है। वैसे तो भारत में रेडियो की जो शुरुआत होती है 1923 से हो जाती है, आपको लिखाया है कई बार कि भारत में रेडियो की शुरुआत कब होती है? 1923 में, लेकिन केवल प्रयोगात्मक रूप से होती है। एक प्रयोग के रूप में 1923 में रेडियो प्रसारण किया गया था, लेकिन विधिवत रूप से रेडियो का प्रसारण शुरू होता है 23 जुलाई 1927 से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेडियो की जो प्रयोगात्मक रूप से शुरुआत होती है 1923 में, लेकिन विधिवत रूप से 1927 से होती है। बाद में कई बार आपको ये पूछा था कि AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में होती है ऑल इंडिया रेडियो। बाद में इस ऑल इंडिया रेडियो को उसको नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है? आकाशवाणी। ये आकाशवाणी इसका नाम कब होता है? 1957, तो इसको भी लिख लेंगे, 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया जाता है, किसका? ऑल इंडिया रेडियो का नाम, ठीक है। फिर एक चीज और आता है भारत में, दूरदर्शन। तो भारत में दूरदर्शन बोले या फिर टेलीविजन बोलेंगे, टेलीविजन की शुरुआत कब होती है? तो आंसर होगा आपका 1959, 1959 में टेलीविजन सेवा की शुरुआत होती है, 59 में। एक ही है, दूरदर्शन टेलीविजन को ही बोला जाता है। दूरदर्शन मतलब दूर के दर्शन हो रहे हैं हमें, टेलीविजन टीवी, हाँ। नाम है उसका, उसी का नाम, टीवी जब शुरुआत होती है ना टीवी की, टेलीविजन का, उस चैनल का नाम ही दूरदर्शन रखा गया था, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे दूरदर्शन बोले, टेलीविजन की शुरुआत बोले भारत में 59 में ही होती है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि, चलो इसको वो छोड़ो, आकाशवाणी को बाद में कई बार हो गया, अभी ये रखो, जो आपका पेपर में पूछा गया था कि प्रसार भारती, पहले देखो विविध भारती, विविध भारती कार्यक्रम कब शुरू हुआ? विविध भारती 1957, 1957 में। क्वेश्चन पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि विविध भारती कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, ठीक है। और एक और लिखेंगे प्रसार भारती, प्रसार भारती 1997, ठीक है। प्रसार भारती 1997 का है, विविध भारती 1957, दूरदर्शन 1959, आकाशवाणी 1957, ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो
1936, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आकाशवाणी को दूरदर्शन से कब अलग किया गया था? 1976। आकाशवाणी और दूरदर्शन, बाद में इस आकाशवाणी का विलय दूरदर्शन में हो जाता है 1959 में, लेकिन अलग कब होते हैं दोनों? 1976 में, 1976 में, ठीक है। 13 है, पांडव में कैसा प्रत्यय है? पांडव में कैसा प्रत्यय है? तो आंसर होगा आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है तद्धित प्रत्यय कहां पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे पांडव में, पांडव कैसा शब्द है? संज्ञा है ना, संज्ञा दी गई तो संज्ञा पे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। जबकि क्रिया या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए है, क्योंकि पांडव क्या है? संज्ञा है। ये बताओ पांडव में प्रत्यय क्या है? अ प्रत्यय, व प्रत्यय, अव प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं? यहां पर आंसर होगा अ, ठीक है। पांडव में अ प्रत्यय है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पांडव में प्रत्यय कैसे, तो आपको ध्यान रखना है पांडव में कौन सा प्रत्यय? अ प्रत्यय, न कि व न आव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गढ़वाली भाषा में बुजमोड़ा का अर्थ क्या होगा? इसी बुजमोड़ा को कई जगह लिखा होता है बुजोबल, ठीक है। तो बुजोबल या बुजमोड़ा एक ही बात है, इसका अर्थ होता है पहेली, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बूझो तो जानो, ठीक है, तो मतलब पहेली, पहेली के लिए बोला जाता है, ठीक है। जबकि एक होता है आपका लोकवार्ता, को क्या बोलते हैं? लोकवार्ता, लोकवार्ता को बोलते हैं पांडुली, पांडुली लोकवार्ता को कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर आपका ए होगा, पांडुली लिख लेना, लोकवार्ता को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका संयुक्त वाचक वाक्य नहीं होता है कोई भी, संयुक्त वाक्य केवल क्रिया होती है, ठीक है। बाकी विधानवाचक या विधिवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, टोटल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, ठीक है। तो विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, ठीक है, और संदेहवाचक हो गया, प्रश्नवाचक तो यहाँ पे दे रखा, ठीक है। ऐसे टोटल कितने होते हैं? 8, वो आपको ध्यान रखना है, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अर्थ के दृष्टि से वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, पिनोक पातक पानी, पिनोक पातक पानी गढ़वाली कहावत का अर्थ है। को पिनोक बोला जाता है, जो पिंडालू बोलते हैं ना कई जगह, पिंडालू, तो पिंडालू जो होता है ना वो अरबी के लिए बोला जाता है, ठीक है, या पिनाऊ, कुमाऊं में पिनाऊ बोलते हैं। तो इसका जो पत्ता होता है, इसके पत्ते में अगर पानी हम डालेंगे ऊपर से तो डुलता रहता है, ठीक है, पानी के मतलब मोती की जैसे बन जाता है गोल, और वो डुलता रहता है, तो इसका मतलब इधर उधर करना है, इधर उधर करने वाला, ठीक है। सही आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक है। पिनाउक पातक पानी बोलते हैं, कहावत है, पिनाउक पातक मतलब जो इधर उधर बातें करता है उसको बोलते हैं पिनाउ पातक पानी, ठीक है, उसकी जैसे है, तो सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाषाण का तद्भव है, पाषाण का तद्भव क्या होगा? पाषाण का जो तद्भव होगा होगा पाहन, ऑप्शन ए, ठीक है। जबकि पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है, यहां पर लिख सकते हो आप पत्थर, ठीक है, पत्थर का प्रस्तर, जबकि पाषाण का होता है पाहन। तो सही आंसर ए था इसका 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष विशेषण पूछा जा रहा है आपको, ठीक है, तो आंसर होगा आपका उत्कृष्ट, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत सारे ने इसका क्या कर दिया? अपकर्ष, अपकर्ष इसका विलोम होता है, न कि विशेषण, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है इसका विलोम क्या है, तो उत्कर्ष का विलोम होता है आपका अपकर्ष, ठीक है। जबकि विशेषण पूछ रहा है, आपको लिखाया भी था, याद होगा आपको, उत्कृष्ट होता है, ठीक है। सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्न में से कौन सा एक ठंड का गढ़वाली अर्थ नहीं है? ठंड का गढ़वाली अर्थ नहीं है, बोलते हैं ना यहाँ पे, वैसे ये भी कॉमन, जड्डू बोलते हैं ना, जड्डू, आजकल बहुत जड्डू है, ठीक है, तो सही है, चस्सो भी बोलते हैं, ठीक है, और चचकार भी बोलते हैं। इसका सही आंसर था फाल, फाल नहीं बोलते हैं, ठीक है, फाल मतलब होता है कि फाल, छलांग लगाना, कूदना मतलब, ठीक है, तो सही आंसर क्या था यहाँ पे? सी वाला, फाल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहां पर आपको वाक्य है, तुम आज गैर उपस्थित थे, किस संबंधी? उपसर्ग संबंधी। तो गैर यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, उर्दू फारसी का उपसर्ग होता है गैर, और आपका आंसर होगा यहाँ पे उपसर्ग संबंधी अशुद्धि यहां पर है। तुम आज अनुपस्थित थे, गैर उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा आपका बी, बॉल। 21 पे आते हैं। 21 है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बुकर प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, आंसर होगा वीएस नायपाल। वीएस नायपाल 1971 में, 1971 में इनको सबसे पहले भारत से, भारतीय मूल के थे, इनको सबसे पहले बुकर प्राइज दिया गया था। किस रचना के लिए? लिखो, इनकी जो रचना थी इनको दिया गया था इन अ फ्री स्टेट के लिए, इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, 1971 में। अरुंधति रॉय को भी बुकर प्राइज मिल चुका है, 19, लिखो, इनको 1997 में, ऑप्शन ए में लिखेंगे 1997, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनकी रचना थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है बुकर प्राइज, तो सभी जितने भी अंग्रेजी की रचनाएं थी उनमें दिया गया, ठीक है। ऑप्शन बी वाला, सलमान रश्दी को भी दिया गया था 1981 में, 1981 में, इनकी रचना थी मिडनाइट चिल्ड्रन, 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके अलावा और भी हैं, जैसे किरण देसाई, अरविंद अडिंगा, इनको भी मिला था, तो लिख लो एक दो और। किरण देसाई को 2006 में दिया गया था बुकर प्राइज, किरण देसाई 2006 में द हेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, किरण देसाई 2006, द हेरिटेंस ऑफ लॉस, द हेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिंगा 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए, अरविंद अडिंगा 2008, द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, ठीक है, इन सभी को अब तक दिया गया है, भारतीय हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 में बुकर प्राइज किसे दिया गया था? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि बुकर प्राइज 2024 किसे दिया गया है, तो ये सामंथा, सामंथा, ठीक है, इनका नाम है सामंथा हार्वे, ये ब्रिटिश के हैं, कहाँ के हैं? ब्रिटिश के हैं, और इनको दिया गया था ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल एक रचना है इनकी, जिसमें ग्रहों, 6 ग्रहों के बारे में बताया गया है, ठीक है, शायद एस्ट्रॉइड्स से क्षुद्र ग्रह है, उनके बारे में बताया गया है ऑर्बिटल में। तो सामंथा हार्वे, ये याद रखना, कई बार सीधा देश पूछ लेता है, किस देश के थे, तो ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे, इनके द्वारा ऑर्बिटल पुस्तक के लिए इनको 2024 का बुकर प्राइज दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? ठीक है, देखो ये पहले क्या था, ब्रिक था, पहले ये ब्रिक था, BRIC, इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो इसका जो गठन किया गया था ब्रिक के नाम से, तो 2009 में गठित किया गया था, ठीक है, 2009 में ब्रिक के नाम से था, जबकि इसमें एक एस जुड़ जाता है, BRIC, एस जुड़ जाते हैं, एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, ये कब जुड़ता है? 2010 में, तो ये ब्रिक का ब्रिक्स हो जाता है कब? 2010 में, ठीक है। ब्रिक्स संघ का गठन 2009 में होता है, जबकि ब्रिक्स इसका बनता है, एस जुड़ जाता है 2010 में, जिसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद अभी 2024 में इसके कुछ और सदस्य देश इसमें बने। कितने देश बने? 5 बने, 4 ही हैं। ठीक है, 5वां जो देश था उसने आधिकारिक तौर पे उसको शामिल नहीं किया गया, तो 5 9 देश हैं अभी इसमें। कितने देश हैं इसमें अभी? 9। याद होगा आपको, कई बार मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रिपल ई, याद है जब कई बार क्लास में कराया है। ट्रिपल ई का मतलब है एक तो इथोपिया, आपको याद रखना है, इथोपिया। दूसरा याद रखना है ईरान। तीसरा याद रखना है इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है, इसको इजिप्ट को ही मिस्र भी बोलते, इजिप्ट उसी का नाम है। ठीक है, तो ट्रिपल ई याद रखना, ये जुड़ गए, ये आधिकारिक तौर पे शामिल भी हो गए हैं। ठीक है, और चौथा जो देश है वो है यूएई, यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है, जो सऊदी अरब है वो उसको होना था 5वां सदस्य, लेकिन उसने आधिकारिक तौर पर इसकी आधिकारिकता को स्वीकार नहीं किया अभी तक। पहले एक अर्जेंटीना भी था, अर्जेंटीना अपने आप को अलग कर दिया था, तो अर्जेंटीना भी शामिल नहीं हुआ। और अभी तक कौन? सऊदी अरब भी शामिल नहीं हुआ। तो 4 देश 2024 में इसके सदस्य बने, तो टोटल कितने हो गए? 9। क्वेश्चन बनेगा ब्रिक्स, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपके पास कि 2024 में ब्रिक्स में कौन कौन से 4 देश जुड़े हैं, या इनमें से कौन सा देश नहीं जुड़ा है। वहां पर ऑप्शन ए बना देगा आपका, कौन सा? सऊदी अरब बना देगा, क्योंकि सऊदी अरब आधिकारिक तौर पे इसमें मर्ज नहीं हुआ है अभी तक। तो कितने हुए टोटल? 9 देश। ठीक है, अब ये बताएंगे, अभी 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ है? आंसर होगा कजान। कहां है कजान? रूस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आपको पूछा जा सकता है कहां पर आयोजित किया गया था, तो रूस में किया गया था, स्थान है कजान। ठीक है, जबकि 17वां कहां पर होगा? 17वां ब्राजील में होगा। ठीक है, 17वां आयोजित किया जाएगा ब्राजील में, 2025 में ये होगा। ठीक है, जबकि 24वां हो चुका है कहां पर? कजान, रूस में। ठीक है, इन फैक्टों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 23 पे है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है वो IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है जो विलुप्त के कगार पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले IUCN ने जो रेड डाटा बुक जारी की थी वो 1968 में जारी थी, 1968 में जारी करी थी। ठीक है, वैसे रेड डाटा बुक तो पहले से प्रकाशित होती थी, 1964 में पहली बार रेड डाटा बुक जारी की गई थी, लेकिन IUCN ने कब जारी करी थी? तो आंसर होगा 1968 में। ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 24 है, कौन सा संवैधानिक अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा? 1976 का, 1976। आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 48 का ए जोड़ा गया था। आप सभी को पता है ना 48 का ए में क्या है? वन्य एवं वन्य जीव संरक्षणों से संबंधित है, तो इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब का है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अधिनियम आएगा तो 72 का है। बहुत सारे बच्चों ने इसका 1972 भी कर रखा है, वो अधिनियम है, लेकिन इसको ये पूछ रहा है संशोधन। संविधान संशोधन 1976 में हुआ था 42वां, जिसके तहत 48 का ए को जोड़ा गया था। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर आपको पूछा है तो 1972 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जलस्तर में उतार चढ़ाव होता है? इसको कहते हैं जलमग्न रूट, जलमग्न जड़ें। सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। एक कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, साइंस का तो नहीं बोलेंगे, वैसे जनरली क्वेश्चन है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, वो भोजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, या भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है जाइलम, ठीक है, और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये तो फ्लोएम, जो ये फ्लोएम है, इससे क्या होता है? भोजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्सों में, वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। जबकि जाइलम का होता है जल से, याद रखना है। ठीक है, पानी का जो परिवहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है?
जाइलम के द्वारा, ठीक है, और फ्लोएम के द्वारा भोजन। तो ये बेसिक चीजें पढ़ी होंगी आपने जब साइंस में, तो ये दो चीजें टर्म्स बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस कई बार आपको पूछी जाती है, जैसे जैसे आपका थैलोफाइट तो अलग हो जाएगा। पहले लिथोफाइट्स किसे बोलते हैं? लिथोफाइट्स। लिथ मतलब होता है चट्टान, चट्टानों पे उगने वाले पौधों को बोलते हैं लिथोफाइट्स, ठीक है। जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स जीरोफाइट्स जो होते हैं ना, जीरोफाइट्स जो बोला जाता है, जीरोफाइट्स बोला जाता है जो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को, ठीक है। मरुस्थली जो पौधे होते हैं उनको जीरोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। एक हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स लवणीय भूमि में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, लवणीय, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, जीरोफाइट्स क्या होते हैं? समुद्र में उगने वाले, सॉरी, मरुस्थल में उगने वाले पौधे। हेलोफाइट्स होते हैं लवणीय स्थानों पर उगने वाले पौधे, जबकि लिथोफाइट्स होते हैं चट्टानों पर उगने वाले पौधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है, गलत फैक्ट आपको बताना था। तो पहला है, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कथन है, आपका जो अध्यादेश है संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, इसमें विधायी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद है, अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी किया जाता है इसके तहत। थर्ड है, सदन के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद यह निष्प्रभावी हो जाता है। बिल्कुल सही फैक्ट है ये भी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं किया जाता, ये फैक्ट गलत है। राष्ट्रपति जब चाहे तो आप उसे वापस कर सकता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका डी होगा इसका 26 का। 27 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जो ये बोल रहे थे ना राज्य, तो भारत भी एक राज्य है, यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं ना भारत को, तो राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, ठीक है। जबकि जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पर आप जितने भी काम किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसलिए उसको प्रमुख बोला जाता है। लेकिन वैसे वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में। कार्य कौन करता है? सारे प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट 28 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है? केंद्र राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है, सही आंसर होगा आपका डी, ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है, यानी कि मूल अधिकार भाग 3 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। भाग 4 ए आएगा तो मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और भाग 6 में क्या है? राज्य की संघ, हाँ राज्य, ठीक है। और संघ कितने में है? 5, ठीक है, संघ 5 में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य होगा भाग 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? यहाँ पे नहीं प्राप्त है, तो सही आंसर होगा ए। आपको जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो विदेशियों को प्राप्त आर्टिकल हमेशा आपको याद रखने, कौन कौन से? 15 प्राप्त नहीं है, 16 प्राप्त नहीं है, 19 प्राप्त नहीं है, 29 प्राप्त नहीं है और 30, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आप सभी को पता है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 का सी आपने पढ़ा होगा, कहीं पर भी व्यवसाय करने की या व्यापार करने की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 के सी में है, तो ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी सभी आर्टिकल विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता सभी के लिए बराबर है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं 30, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फूड प्रोसेसिंग वो कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में है, कर्नाटका में, ठीक है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मैसूर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है? पटसन यानी कि जूट, ठीक है। पटसन किसे बोलते हैं? जूट को। तो सर्वाधिक जूट कहां पर होता है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। इसी को जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, या सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट को। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बांग्लादेश। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही है राष्ट्रीय जूट, क्योंकि जूट सर्वाधिक कहाँ होता है? उसी क्षेत्र में होता है ना नीचे,
तो जूट लिख लेना, जूट अनुसंधान संस्थान, भारतीय जूट अनुसंधान या केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जबकि अंतरराष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान है ढाका में। अंतरराष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश। 32 निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसको होता है? आंसर होगा ऋणी को, यानी कि लेनदार, ऑप्शन बी, ठीक है। देखो जब मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन जब होता है ना, तो महंगाई बढ़ जाती है। दो चीजें याद रखनी है, यानी कि डिमांड क्या हो जाती है, मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखना है, यहां पर मांग बढ़ेगी, ठीक है, जबकि आपूर्ति क्या होगी, कम। तो जब मांग बढ़ेगी, आपूर्ति कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाती है। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं या फिर मुद्रास्फीति बोलते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक लाभ किसको होता है? ऋणी को या लेनदार को, ठीक है। लेकिन याद रखना है, मुद्रास्फीति हर बार बेकार नहीं होती है। कब अच्छी होती है? मंदी के दौर में। जब मंदी आती है उस दौरान मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया था? नियोजित तो विकास जो मॉडल है, इसको 1 अप्रैल 1951 यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था? नियोजित विकास मॉडल, नियोजित विकास मॉडल का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले प्रमुख उद्देश्य इसका था राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, ठीक है। लिख लो इसके उद्देश्य, लिख लो, क्वेश्चन बना भी है यहां से कि जो नियोजित विकास मॉडल है, निम्न में से इसका उद्देश्य नहीं था, इस तरह से, ठीक है। तो इसका क्या क्या उद्देश्य थे? पहला लिखेंगे राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी, आय की असमानता को कम करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है प्रति व्यक्ति आय को 25 सालों में दुगना करना, प्रति व्यक्ति आय को 25 सालों में दुगना करना, और राष्ट्रीय आय को 20 सालों में दुगना करना। राष्ट्रीय आय को 20 सालों में दुगना करना, ये इसके उद्देश्य थे, ठीक है। ऑप्शन से हो जाएगा, अगर आपके पास कोई और कोई ऑप्शन बनेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। या गरीबी को खत्म करना भी इसका एक उद्देश्य था, तो वो तो आ जाएगा आपका रोजगार के अवसर पैदा करना, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। 34 देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? अनार्थिक तत्व मतलब मैंने आपको इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कई बार आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया के माध्यम से आप समझ सकते हो। आर्थिक क्रिया बोलते हैं जहां से हमें कुछ धन प्राप्त होता है, या आर्थिक क्रिया, आर्थिक का सीधा सीधा अर्थ किससे? धन से। तो वो कार्य जिसको हम वो कार्य जो कार्य करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए हमें धन की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। और जहां से हमें धन की कोई प्राप्ति नहीं होती, उसको बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। तो यहाँ पर बोला है देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो आंसर होगा सामाजिक व्यवहार। जो हम सामाजिक व्यवहार है करते हैं, किसी के साथ किसी की भलाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या वहां से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है। बाकी सभी प्राकृतिक संसाधनों से हम धन प्राप्त करते हैं, शक्ति संसाधन जो हमारी कैपेसिटी है, पूंजी है, ठीक है, इससे हमें धन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 35 पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% थी। बिल्कुल सही कथन है पहला वाला, ठीक है। सेकंड है सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश की है। पॉइंट तो सही है, लेकिन कितनी? ये 20 वाला गलत हो जाएगा, कितनी है? 17 है। तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है, केवल एक सही है, ठीक है। देखो सबसे कम जनघनत्व तो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं वहां पर, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व तो कहां पर है? बिहार में, ठीक है, 1100 कुछ के आसपास है। तो सर्वाधिक जनघनत्व तो बिहार में, सबसे कम आएगा अरुणाचल प्रदेश में, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर केवल एक सही है।
36 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, गडजात पहाड़ियां उड़ीसा में है, ठीक है सही है। मांडव पहाड़ी ये गलत है, मांडव पहाड़ी इस मतलब आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। मांडव पहाड़ी आपका सौराष्ट्र में है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र आपका गुजरात में है, ठीक है, तो सौराष्ट्र गुजरात लिख लेंगे, यहाँ पर सौराष्ट्र में है गुजरात। नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और सेराई पहाड़ियां तमिलनाडु में, ठीक है, तो सब सही है, सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आर्कियन सेल प्रणाली भारत की सबसे पुरानी सेल प्रणाली है। बिल्कुल सही फैक्ट है, आर्कियन सेल भारत की सबसे प्राचीनतम सेल है, इसको अवशिष्ट चट्टान भी बोला जाता है, ठीक है, पहला सही है। सेकंड है, सबसे आम आर्कियन सेल नीस है, ये गलत है, सबसे आम आर्कियन सेल ग्रेनाइट होती है, ठीक है, ग्रेनाइट। कौन सी है? ग्रेनाइट है, तो सेकंड फैक्ट गलत है। थर्ड है, धारवाड़ सेल प्रणाली आर्कियन सेल प्रणाली का बाद वाला हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो पहला और तीसरा सही था, सही आंसर होगा आपका बी। आपको चट्टानों का क्रम कई बार आपको लिखा है, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आर्कियन चट्टान है, ठीक है, आर्कियन चट्टान भारत की सबसे पुरानी चट्टान है, इसको अवशिष्ट चट्टान भी बोला जाता है। उसके बाद कौन सी चट्टान आई? धारवाड़। फिर आपका कुडप्पा की चट्टान, भारत में चट्टानों का क्रम याद रखना है। फिर फिर विंध्याचल आएगा, ठीक है, विंध्याचल, ये विंध्याचल की श्रेणियां है। फिर है गोंडवाना श्रेणी, और लास्ट में कौन सी है? दक्कन, दक्कन सेल, दक्कन सेल तंत्र इसको बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। भारत में सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़। धारवाड़ को हम किसके लिए जानते हैं? खनिज, खनिज संपदा की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? धारवाड़, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक जीवाश्म कहां पर मिलते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं वो सर्वाधिक मिलते हैं आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और यहाँ पर फॉसिल्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कई बार आपका बनता है, क्योंकि आर्कियन जो चट्टान है ये आग्नेय चट्टान है, और ये सबसे अवशिष्ट चट्टान है, फॉसिल्स सब जल के राख हो गए थे, ठीक है, आग्नेय चट्टान है, तो यहाँ पे फॉसिल्स नहीं मिलते। जीवाश्म का अभाव आप लिख सकते हो, जीवाश्म का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, किन चट्टानों में? आर्कियन चट्टानों में, ठीक है। गोंडवाना चट्टानों में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से हमें क्या मिलता है? कोयला। तो भारत का जो लगभग 98% कोयला है वो कहां से मिलता है? गोंडवाना श्रेणी से, तो कोयला के लिए इंपॉर्टेंट है गोंडवाना श्रेणी, ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, और उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चट्टान किसके लिए जानी जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। भारत में चट्टानों का विकास क्रम कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित युग्म सही है जो, वो है ब्रिस्टल उद्योग प्रदेश इंग्लैंड में है, जो जाना जाता है विमान निर्माण के लिए, विमान इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है, लिख लेना, विमान इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहां पर है? फ्रांस में, ठीक है, लॉरेन लिखेंगे फ्रांस। कोयला और लोहा के लिए जाना जाता है, ठीक है, लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में, और किसके लिए जाना जाता है? कोयला और लोहे के लिए। रूर औद्योगिक प्रदेश, ये तो परसों ही लिखा था, कहां पर है? जर्मनी में, ये भी लोहा और कोयला के लिए जाना जाता है, मुख्यतः कोयला और लोहा के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, सैक्सोनी प्रदेश कहां पर स्थित है? ये भी जर्मनी में है, और किसके लिए जाना जाता है? रसायन उद्योग के लिए, रसायन उद्योग, ठीक है, लिख लेना रसायन उद्योग। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार, प्रवार जो होता है वो मेंटल के लिए बोला जाता है, ठीक है, मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो ये बनाता है लोहा, आपने पढ़ा होगा ना, निफे पाया जाता है, निकिल और फेरस यहाँ पर पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी के आंतरिक भूभाग जो 3 भागों में बटा है, ठीक है, कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, इसको बोलते हैं हम मेंटल, और ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, सियाल पाया जाता है,
सिलिका और एल्युमिनियम किस में होते हैं? क्रस्ट में, ठीक है। इसमें भी एल्युमिनियम सबसे ऊपर होता है, सिलिका उससे नीचे होता है, ठीक है। ये एल्युमिनियम ऊपर वाले पार्ट में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? सीमा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिका ऊपर होता है और मैग्नीशियम थोड़ा उससे नीचे वाले पार्ट में होता है, ऊपरी, और इसको भी दो भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल, लोअर मेंटल, इस तरह से बांटा जाता है। फिर यहाँ पर नीफे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है? निकिल और फेरस, निकिल और फेरस, फेरस यानी कि लोहा। तो यही आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि जो मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस से बना होता है? मेंटल के नीचे है कोर और एक किससे बना है? फेरस, लोहा होता है यहाँ पे। निकिल और फेरस दोनों चीज होती है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं के ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? ठीक है। आप देखो, महाद्वीपीय विस्थापन, बिल्कुल महाद्वीपीय विस्थापन जब हुआ था तो जीवों पे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव उसको देखने को मिला था। कई सारी चीजें तो विलुप्त हो गई थी, जैसे आपका डायनासोर विलुप्त हो गए थे। ऐसे बहुत सारे जीव थे जो विलुप्त हो चुके थे, क्योंकि जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, एक प्लेटों का जो खिसकना शुरू हुआ, उससे बहुत सारे जीव नष्ट हो गए थे, ठीक है। और हिमानी चक्र भी आपका आंसर होगा, हिमानी चक्र से भी जीवों को प्रभावित हुआ है। तो सही आंसर होगा आपका सी वाला, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा नवीनतम मानव समझा जाता है? जो सबसे नवीनतम मानव है वो कौन सा है? उसको बोला जाता है क्रो मैग्नॉन मानव बोला जाता है, ठीक है। देखो, जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, किस तरह मानव का विकास हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम इसमें देखेंगे, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, लिख लेना इसको, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस इसे बोला गया था, ठीक है, पिथेकस। तो सबसे पहले कौन से जीव हुए थे? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इसी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को एक और साउथ एपे कहा गया है। क्या कहा गया था इसको? साउथ एपे के नाम से जाना जाता था, जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति बोली जाती है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले मानव का जो स्वरूप था वो था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जो इसको साउथ एपे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बीच में और भी चीजें आई, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। जहां से हमारा विकास एक्चुअल में शुरू हुआ वो होमो से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है होमो हैबियस, होमो हैबियस लिखेंगे, होमो हैबियस, ठीक है। होमो हैबियस सबसे पहला मानव था जिसने क्या बनाया? वेपन्स बनाए थे, औजार बनाए थे, ठीक है। वेपन्स लिख लेना, वेपन्स यानी कि औजार, ठीक है, या सीधा औजार ही लिखो, यहाँ पे हथियार लिख लेंगे, ठीक है, हथियार। जिसने सबसे पहले हथियार बनाना शुरू किया था उस मानव का नाम था होमो हैबियस, ठीक है। उसके बाद होमो हैबियस के बाद आया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को याद रखना, इरेक्टस, इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा होना। पहला मानव जो सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया था जिसने, वो था होमो इरेक्टस। यहाँ पे लिखेंगे सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव, सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। और इसके कंकाल कहाँ मिले? भारत में मिले, नर्मदा घाटी में, ठीक है। सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव, इसके जो कंकाल मिले हमें नर्मदा घाटी में, इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी भारत में। इसके साक्ष्य हमें कहां से मिले? नर्मदा घाटी भारत में मिले। तो क्वेश्चन बन सकता है होमो इरेक्टस, यानी कि क्वेश्चन ये बनेगा कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव कौन था? तो आंसर होगा होमो इरेक्टस। इरेक्ट याद रखना है, सीधा खड़ा होने वाला, ठीक है। उसके बाद आया होमो सेपियंस, होमोसेपियंस, जो आपका कहा जाता है कि यहां से हमारी, यही हमारा मानव था। क्वेश्चन आता है ना कई बार कि मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, या मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस के बाद क्रो-मैग्नन, जो सबसे नवीनतम है, जो आपको पूछा गया सबसे नवीनतम कौन से है, लिख लेना, क्रो-मैग्नन, क्रो मैग्नन, ठीक है, क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता है। तो ये है क्रो मैग्नन, जो सबसे नवीनतम मानव है, ठीक है। उसके बाद ये सीक्वेंस तो आपको साथ में याद ही रखना है। एक आपको रामापिथेकस आपने सुना होगा, सुना है रामापिथेकस? भारत में शिवालिक श्रेणी में मिलने वाले जो कंकाल थे वो किसके मिले थे?
रामापिथेकस, तो इसको भी लिख लेना, रामापिथेकस, रामापिथेकस, ठीक है। तो ये कहां से मिले? शिवालिक श्रेणियों से, भारत के शिवालिक। ये भी, इनकी भी 3-4 कैटेगरी थी, रामापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, ऐसे 2-3 और चीजें थी, तो वो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, हमें रामापिथेकस याद रखना है क्योंकि इसके साक्ष्य कहां पर मिले? भारत में, शिवालिक श्रेणियों में मिले, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में बन भी रहे हैं। अभी 1-2 एग्जाम में पूछे गए थे कि मानव सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव कौन था, ठीक है। तो ये भी साथ में याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया था और इनको रिविजन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 42, निम्न में से जाकिर हुसैन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है, संगीत से थे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इस पे सभी क्लियर हो गए, मैंने इसमें पूरा क्वेश्चन इस तरह से बनाया ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला याद रखना है, एक सिंपल अगर क्वेश्चन बनेगा कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे था, तो एक तबला वादक थे, ठीक है। दूसरा, इनको 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है। 1988 में इनको कौन सा सम्मान? पद्मश्री, उसके बाद 2002 में पद्म भूषण, और 2023 में, यहाँ पर आंसर इसका डी था, इनको पद्म विभूषण मिला था, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो 2023 में इनको कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो सही आंसर आपका डी था क्योंकि यहाँ पे लिखा इनको पद्म भूषण विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि किया गया, तीनों दिए गए थे इनको, ठीक है। और अभी हाल ही में इनका निधन कहां पर हुआ है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो 42 का सही आंसर होगा डी। 43, एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव एक प्रकार की क्या होती है? रिमूव करें, यानी कि हटाई जाने वाली युक्ति होती है, ठीक है। तो सही आंसर होगा एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर सी। 44, जीआईएफ का आशय क्या होता है? जीआईएफ का जो फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंप्यूटर को जाल कर्मित करता है, या कंप्यूटर का जो जाल है उसको कर्मित करता है। सूचना, ऑप्शन, सूचना अभिगमन को संभावना की को बढ़ाता है, यानी कि सूचना जो अभिगमन मतलब होता है आगमन, उसकी संभावना को बढ़ाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। देखो, अगर आप सभी करते तब भी आपको सभी कैसे करते, क्योंकि आपको पता है खतरा अवसरों को बढ़ोतरी करना ये इसका काम नहीं है, ठीक है। ये तो एंटीवायरस जो होते हैं खतरा, उसको खतरा के लिए होता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका सी है, जिसने डी किया वो गलत है। 46, अरे जो कंप्यूटर का जो जाल होता है कर्मिक रूप से एक सीक्वेंस वाइज बिठाया रहता है, उसी को बोलते हैं कर्मिक रूप से बिठाना, मतलब। 46 है, दिसंबर 2024 में लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक प्रस्तुत किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा? कानून मंत्री कौन है हमारे? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सही आंसर होगा ए वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि अभी ये इसको पास नहीं हुआ है ये, ठीक है। इसके लिए एक कमेटी बनाएगी जो इसका निर्णय लेगी, वो बाद में होगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए, मोल्डोवा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 48 है, देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया चेन्नई में, आंसर होगा बी, बॉल। 49 है, निम्न में से कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? मोनाल, ठीक है, मोनाल यानी कि मौली, इसको नाम क्या दिया गया? मौली, वही है मोनाल या मौली, ठीक है। आकृति तो मोनाल की है तो मौली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये दिया गया था पंडित स्वप्न चौधरी को, ऑप्शन ए, तानसेन सम्मान 2024, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 51, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहां पर 16 ट्राइंगल है, सही आंसर होगा आपका 16, ठीक है। आपका इन्हें नंबरिंग कर सकते थे, आप नंबरिंग से काउंट्स कर सकते, जैसे आपने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ये ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, बहुत सारे हैं, आई जे के एल, इस तरह से बहुत, मतलब तो यहाँ पे टोटल बनने 16, आप इसको गिन सकते हैं इजीली, अगर आप नंबरिंग करेंगे ना इन पे तो बना के इनको कर सकते हैं, ठीक है।
तो जिसका भी 14 या 13 या इनमें से कोई नहीं है वो गलत है, 16 इसके सही आंसर होगा। ठीक है, 52 है, निम्न में से उस संख्याओं के संयोजन का चयन करें जो एक सार्थक शब्द बनाते हैं, एक सार्थक शब्द बनाते हैं। कॉम्प्लेन बन रहा है ना, सही आंसर होगा आपका डी वाला, 5 आएगा पहले, कॉम्प्लेन सी आएगा पहले। ठीक है, कॉम्प्लेन बन रहा है यहाँ पे जो एक अर्थपूर्ण अर्थ दे रहा है, सही आंसर होगा डी वाला। ठीक है, समझ गए थे क्वेश्चन को, जो नंबरिंग दे रहा है उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन वो लिखना था, फिर एक शब्द बनाना था। ठीक है, 53, एक निश्चित कूट भाषा में डस्टिली, ये लिखा है ना, डस्टाइल लिखा हुआ है, डस्टाइली लिखा है, तो इसको क्या लिखा है, 1A106 लिखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा कर रखा है, देखो DUSTILY। ठीक है, इसने क्या किया, पहले वाले को -3 करा है, इसको A लिख दिया है, बाकी सभी का योग कर रखा है। जैसे U कितने में आता है, 21, S कितने में आता है, 19, 20 पे आता है, ये 9 पे आता है, L 12 पे आता है और Y आता है 25। इन सभी का टोटल अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 106। बस यही कर रखा सब में, समझ गया। पहले वाले में -3 करने के बाद उसकी डिजिट लिख दिया, जैसे यहां पर अगर -3 करेंगे तो क्या होगा, S आएगा। ठीक है, और उसके बाद इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका 75 आ रहा होगा, जोड़ लेंगे आप, ये तो खुद कर सकते हैं, बस आपको मेथड पता चल गया। ठीक है, तो S75 ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला। 54, एक निश्चित कूट भाषा में मैच को क्या लिखा है, 41238 लिखा है, तो उसी तरह से डेवलप को क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी कितने पे आता है, यहाँ पे M 14 पे आता है, तो 4 और 1 सॉरी 13 पे आता है, 3 और 1 4 लिख दिया उसने। ठीक है, तो डी कितने पे आता है, 4 पे, ई कितने पे आता है, 5 लिख देंगे, वी कितने पे आता है, 22 पे आता है, तो 2 जो जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। ई कितने पे आता है, 5, L 12 पे आता है तो ये 3 हो जाएगा, ओ कितने पे आता है, 15 पे, तो ये 6 हो जाएगा, और पी कितने पे आता है, 16 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो 45367, 4545367 ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, उस विकल्प को चुने जो 5वें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। इसका सही आंसर ए होगा। कुछ नहीं हो रहा, देखो अगर आपको एक चीज से भी पकड़ सकते हैं आप, ये लिख रहे हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब लिखा है ना 64, आपको 3 का क्यूब क्या होगा, 27, ये लिखा है, इसका मतलब अगला क्या होगा, अब आप किसका बताना है आपका, ये 6 लिखा है, तो यहां पर इसका बताना था ना कोड, तो 6 का कोड क्या होगा, 216, 216 आ जाएगा, और जे उसको सीक्वेंस वाइज आप लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर ए होगा। 56, इनमें से भिन्न, मतलब जो डिफरेंट है इनमें, तो आंसर होगा डी। यहाँ पे जो गैप देख रहे हैं तो -2 का गैप है, बाकी सब में -1 -2 का चल रहा है। ठीक है, 57 पे आएंगे, दिए गए समीकरण में कौन से दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाए कि समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाए, दो चिन्ह आपस में बदलने थे, तो डी। अगर प्लस और मल्टीप्लाई को हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई रखेंगे और यहाँ पर हम प्लस रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 68। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, डी, बोर्ड मास से हो जाएगा। ठीक है, 58, देखो यहाँ पे बोल रहा है सभी डॉक्टर क्या है, वकील है, ये डॉक्टर है और सभी डॉक्टर क्या है, वकील है, इसको ऐसे बना सकते हैं, सभी डॉक्टर वकील है। ठीक है, फिर है कुछ वकील अभियंता है, तो कुछ पार्ट इसका लेंगे, अभियंता है। ठीक है, तो कुछ अभियंता हो गए, और फिर बोला सभी अभियंता क्या है, दलाल है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, सभी अभियंता क्या है, दलाल है। आप देखिए पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ अभियंता डॉक्टर है, कुछ अभियंता डॉक्टर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभियंता यहाँ है, डॉक्टर यहाँ, इसका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है। फिर है कुछ दलाल वकील है, अब देखो कुछ दलाल वकील है, बिल्कुल है, ये वकील है ना बाहर वाला, और ये दलाल है, तो कवर कर रहा है इसका कुछ पार्ट, तो सही है। फिर आपका है कुछ दलाल डॉक्टर है, कुछ दलाल डॉक्टर है, नहीं कर रहे हैं क्योंकि दलाल की है और डॉक्टर इधर है, ये इसका इधर है, ये भी रिलेशन इसका नहीं बन रहा है। फिर बन रहा है कुछ वकील है,
कुछ वकील डॉक्टर है, बिल्कुल देखो ये डॉक्टर अंदर है और ये वकील बाहर है, तो इस वकील का कुछ पार्ट तो कवर कर रहे हैं ना डॉक्टर, समझ गए? जैसे कोई भी एक दीवार है, ठीक है, मैंने एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर मैं अगर एक पोस्टर चिपका दूं तो ये पोस्टर इस दीवार का कुछ पार्ट तो कवर कर रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है, इस वकील का कुछ पार्ट डॉक्टर कवर कर रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वाला, निष्कर्ष सेकंड और फोर्थ अनुसरण करते हैं, ठीक है। 59 पे आएंगे, इसका सही आंसर होगा, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले और तीसरे में प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है +5 हो रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे, इसमें और इसमें कितना प्लस हो रहा है +5, और इसमें देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है 2। फिर आगे कितना प्लस होगा इसमें 2, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना प्लस होगा, तो 20 और 19 आंसर होगा आपका, ठीक है। आंसर होगा आपका डी वाला। क्वेश्चन नंबर 60, अगले दो चिन्ह होंगे, क्या होगा ए, रिप्लेस, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये आया, इसको ऐसे तोड़ेंगे ना, ठीक है। अब देखो ये बार बार ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसके बाद अगले दो चिन्ह कौन से होंगे, ये दो तो आएंगे, एक ट्राइंगल आएगा और एक ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका ए वाला। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर डी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, पौड़ी में है, न कि चमोली, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका पौड़ी होना चाहिए था, ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 62, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था, अट्टा बट्टा एक विवाह प्रथा को कहा गया था, आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक है। जबकि एक इस तरह का एक है बाट बट्टी, वो खेल है, ठीक है। तो बाट बट्टी क्या है, एक प्रकार का खेल हो जाएगा, ठीक है। बाट बट्टी खेल है, जबकि अट्टा बट्टा क्या है, विवाह प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 63, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कितना बजट पेश किया गया था, 2024-25 में कुल बजट पेश किया गया था 89,230.07 करोड़ रुपए, सही आंसर आपका बी होगा, ठीक है। जबकि इससे पहले 23-24 में कितना था, 2023-24 का जो बजट पेश किया गया था ये था 77,407.08 करोड़। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई थी, तो आंसर होगा 15.27% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको, या शायद मैंने पूछा आगे आपको ना, पूछा है ना कि 2023 से 24 के 2023-24 के बजट में अगर तुलना करेंगे पिछले वर्ष की तुलना में, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, 15.27% की। जबकि ये बताओ राजकोषीय घाटा कितना, राजकोषीय घाटा याद रखना 2.39 था, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में आय और व्ययों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। कितना था 2.3, 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना दर्ज किया गया 2.39। और भी फैक्ट याद रखने यहां से, जैसे बजट से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखेंगे। जो ये वाला बजट था, ये इसका उद्देश्य था त्रिवेणी, उद्देश्य क्या था इसका, लिखेंगे त्रिवेणी, 3 चीजों पे फोकस किया गया था, 3 त्रिवेणी क्या क्या थे, लिखेंगे। पहला लिखो उन्नत उत्तराखंड, त्रिवेणी में लिखेंगे उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, क्षमतावान उत्तराखंड, क्षमतावान उत्तराखंड। ये त्रिवेणी क्या थे, इसके उद्देश्य थे। और एक इसका फोकस इसने जो किया था, या फोकस बोले या स्तंभ बोले, स्तंभ, इसके 4 स्तंभ थे, क्या थे, ज्ञान, जी मतलब गरीबी, इस गरीबी को दूर करना, वाई मतलब युवा शक्ति को बढ़ावा देना, युवा शक्ति, ठीक है। ए से अन्नदाता, अन्नदाताओं को बढ़ाना, और एन से नारी शक्ति। क्वेश्चन बन सकता है
क्वेश्चन ये बन सकता है 2024-25 में जो 4 स्तंभ थे, जो बजट था उसमें 4 स्तंभ रखे गए थे, वो कौन कौन से थे, या निम्न में से कौन सा 4 स्तंभ में शामिल नहीं था? तो ये आपको याद रखना है, ज्ञान से गरीबी, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति। ठीक है, जबकि त्रिवेणी क्या था, इन तीनों को फोकस किया गया, इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी याद रखने हैं बजट 2024-25 से। वैसे जब बजट आया था उस समय मैंने सारा ये सब चीजें लिखाई थी, जो पुराने स्टूडेंट सबको ये लिखा रखा, जैसे ही बजट आया था उसके अगले दिन ही लिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिखोती मेला उत्तराखंड में किस दिन किस हिंदी माह में मनाया जाता है? बैसाख माह में। बैसाख माह का जो पहला दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा 64 का ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंजीरा धातु वाद्य यंत्र है। ठीक है, सही आंसर होगा ए वाला। ठीक है, ये बताओ साइया किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? साइया चर्म वाद्य। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइया, और धतीमा भी लिख लो। ठीक है, धतीमा और साइया किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आंसर होगा आपका चर्म वाद्य। ठीक है, तार में लिखेंगे वीणा, सारंगी, गिटार, एक तारा। ठीक है, एक तारा तो नाम से आ जाएगा तार वाद्य यंत्र। ठीक है, बाकी सुशील वाद्य में एक दो चीजें लिख लेंगे, जैसे ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा नागफनी, नागफनी, रणसिंगा। ठीक है, रणसिंगा भी क्या है, फूक मार वाद्य या सुशील वाद्य यंत्र बोलते हैं। अलगोजा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक कला और संस्कृति वाला चैप्टर तो हो सकता है तो पेपर से 1-2 दिन पहले आप कला और संस्कृति वाला चैप्टर जरूर अच्छे से पढ़ के जाएगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपका अच्छे से कवर हो जाए आपका। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको, गलतियां होने के चांसेस भी होते हैं यहाँ पर। 66 है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? आंसर होगा डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को। ठीक है, इन्होंने 1893 में यहाँ पे एक प्रयोगशाला निर्माण किया था, 1893 मुक्तेश्वर नैनीताल में। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है, इसी संस्थान से एक एडवर्ड जुड़े थे, जेटी एडवर्ड, जिन्होंने यहाँ पे एक टीका की खोज करी थी जिसका नाम था रिंडपेस्ट। रिंडपेस्ट टीका की खोज किसने करी? एडवर्ड ने करी थी 1924 में। 1924 में रिंडपेस्ट टीका की खोज किसने करी? डॉक्टर एडवर्ड ने करी थी, इसी संस्थान से जुड़े थे। ठीक है, और इस संस्थान को जाना था, रानीखेत जो बीमारी थी उसकी खोज करने का श्रेय दिया जाते हैं। ठीक है, पशुओं में होने वाली रानीखेत बीमारी। ठीक है, पक्षियों में, सॉरी मुर्गियों में, हाँ पक्षियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किस पवार शासक के आमंत्रण पर किया था? तो ये किया था फतेह अली शाह के आमंत्रण पे, तो सही आंसर बी होगा। ठीक है, कब आए थे देहरादून? तो आपको लिखा था 1676 में देहरादून आते हैं। ठीक है, उसके बाद धामावाला में 1699 में गुरुद्वारे की नींव रखते हैं, और इसको 1707 में इसको पूरा कराते हैं इनकी पत्नी पंजाब कौर। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखने हैं। राम राय देहरादून कब आए? 1676 में आते हैं। ठीक है, 1699 में धामावाला में इन्होंने गुरुद्वारे की नींव रखी थी। ठीक है, जिसको एक भव्य मंदिर या भव्य मंदिर बनवाया था, किस भव्य मंदिर नहीं, भव्य गुरुद्वारा बनाया था किसने? पंजाब कौर ने 1707 में। किस शैली में? मुगल शैली में। ठीक है, तो ये मुगल शैली भी ध्यान रखना है। 68 है, चंद राजवंश के विषय में कौन सा कथन असत्य है? देखो, चंद राजवंश में कुल 61 शासक होने के प्रमाण मिले हैं, ये बिल्कुल सही है पहला कथन। 61 शासक, कई बुकों में 62, लेकिन सही होगा 61। कठोज में यही लिखा हुआ है कि 61 शासकों के प्रमाण यहां से मिले हैं। ठीक है, फिर है चंदों का राज के चिन्ह गाय। चंदों का राज के चिन्ह गाय तो था, लेकिन गरुड़ चंद ने नहीं, बल्कि सोमचंद ने निर्धारित किया था। ठीक है, यहाँ पे सोमचंद होना चाहिए, तो यही आंसर होगा आपका बी वाला। ठीक है, बाकी चंदों को डोटी की दास्तां से भारतीय चंद ने मुक्ति करवाई थी या मुक्ति दिलाया था, सही है। चंदों का स्थानीय स्वशासन सोमचंद ने शुरू किया था, जो पंचायती राज व्यवस्था को सोमचंद ने शुरू किया था। ठीक है, तो 68 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 69 है, कुड़िंदों के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है, कुड़िंद मुद्राओं में अब तक 8 शासकों के नाम प्राप्त हो चुके हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, कुनिंद मुद्राओं पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लेख मिले हैं, तो ये भी सही है। थर्ड है, कुनिंदों की स्वर्ण मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं,
पहली बात तो स्वर्ण मुद्रा तो यहाँ से मिली नहीं है। अमोघभूति जो प्रकार की मुद्राएं वो रजत और तांबे की हैं। किसकी हैं? रजत और तांबे की। तो ये वाला फैक्ट गलत है, आंसर होगा आपका पहला और दूसरा सही है, तो ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 69 सॉरी 70। राज्य में जिलों को क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम वाला सही विकल्प चुने। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम इनको लगाएंगे तो सबसे कम से ज्यादा की ओर आपको लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत का है। इनमें से क्या चार सबसे छोटे जनपद यही है क्षेत्रफल के हिसाब से, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। तो सही आंसर आपका बी होगा। चार सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले कौन कौन से हैं? चमोली। दूसरे नंबर पे आता है उत्तरकाशी। तीसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है पौड़ी। तो इन को भी सीक्वेंस वाइज याद रखना है। चार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद और चार सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। ठीक है, तो कई बार इसको देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा, बढ़ते हुए क्रम को, कई बार इसको जानबूझ के आरोही लिख देता है। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है, और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, नेक्स्ट 71 है, कथन दिया है उत्तराखंड का जल प्रभाव तंत्र वृक्षाकार प्रकार का है। सेकेंड है यहाँ की सभी नदियां अंततः गंगा में जाकर मिलती हैं। बिल्कुल सही फैक्ट है, आप सभी को पता है ये अलकनंदा नदी है, और इससे इस तरह से वृक्षाकार, यहाँ से नदी आती है, यहाँ से नदी आती है, यहाँ से नदी आती है, इस तरह से मिलते मिलते लास्ट में कहाँ चले जाती हैं? अंततः गंगा में मिल जाती है। तो दोनों ही फैक्ट आपका सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, 72 पे आते हैं, संपूर्ण मुगल काल में गढ़वाल का एकमात्र मनसबदार कौन था? तो आंसर होगा मेदिनी शाह। किसका मनसबदार? औरंगजेब ने इसको अपना मनसबदार बनाया था। ठीक है, औरंगजेब। ध्यान रखना है, आप सभी को पता होगा जब इसको पृथ्वीपति शाह ने देश निकाला कर दिया था। ठीक है, जब इसने सुलेमान सिकों को औरंगजेब तक पहुंचाने में मदद करी थी, तो जैसे ही पृथ्वीपति शाह को ये पता चलता है कि इनका बेटा इसकी मदद करे, तो सीधा उसको देश निकाला कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद मनसबदार नियुक्त करता है कौन? औरंगजेब इसको मनसबदार बनाता है अपना। ठीक है, और कुछ समय बाद चिट्ठी लिख के भेजता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, कई बुकों में 1661 दे रखा है, कई बुकों में 1662 दे रखा है। अब इसका ये प्रमाण नहीं है कि इसकी मृत्यु एक्चुअल में कब हुई थी। तो पेड़ वही तो है, वृक्ष का। कैसा बैक क्वेश्चन देखते हैं अभी, ये था ना। अब देखो ये बोल रहा है उत्तराखंड का जल प्रवाह तंत्र वृक्षाकार प्रकार का है। व्याख्या इसलिए कर रहा है ना कि यहाँ की सभी नदियां अंततः किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो वृक्षाकार अंत में किसमें मिल रही है? गंगा। एक अलकनंदा के धार मिलने के बाद उसके गंगा में मिल रही, तो व्याख्या तो हो ही रही ना। आप क्या बोले, नहीं हो रही? हाँ हाँ, वृक्षाकार तो लिखा ही है। तो अंततः एक पेड़, एक इसका मतलब है एक पेड़ है, एक पेड़ की शाखा अंततः किसमें मिल रही है? सब गंगा जी में मिल रही है। तो वैसे उस हिसाब से उसका व्याख्या हो रही है ना। सही है, वो आंसर तो यही होना चाहिए। ठीक, चलो कौन से क्वेश्चन पे थे हम? ये वाला हो गया था ना, इसका आंसर था मेदिनी शाह। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 73। 1743-44 ईस्वी में रोहिला नेता निम्न में से किस चंद शासक के समय कुआं पर आक्रमण कर शिवदत्त के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया? तो इसका सही आंसर होगा डोटी के कल्याण चंद के। डोटी के कल्याण चंद के। ठीक है, नेक्स्ट 74। गोरखाकालीन करों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे डी गलत है बिल्कुल। मांगा जो कर था या युद्ध के समय लिया जाने वाला तात्कालिक कर था या आपातकालीन कर था, जिसमें प्रत्येक नौजवानों से 1 रुपये लिया जाता था। प्रत्येक नौजवानों से 1 रुपये लिया जाता था। ठीक है, बाकी सभी कथन सही थे। 75 है, उत्तराखंड में 80 साला बंदोबस्त का संबंध निम्न में से किससे था? तो 80 साला बंदोबस्त ट्रेल ने शुरू किया था कब? 1823 में किया था। ठीक है, अब इसको 80 साल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें संवत कौन सा चल रहा था? 1880 चल रहा था। आपको बताया था संबंध निकालना भी, यहाँ पर आपने क्या करना है? 57 ऐड कर देना है, तो 1880 आ जाएगा। विक्रमी संवत हम ऐड कर देते हैं, फिर आपका संवत्सर शताब्दी, वो
वो निकल जाता है कि संवत निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संवत कौन सा था, 1880। 76 से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही कूट का चुनाव कीजिए। अब देखो यहाँ पे द्वार और पास बोल रहा है, और इस कहां पर है, किस जिले में है, तो चौकी घाट। एक तो चौकी घाट उसका नाम है किसका, कर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, चौकी घाट। लेकिन एक चौकी घाट पास भी तो है, जो कहां पर है, नैनीताल में, ठीक है। तिमली देहरादून में है, कोटद्वार पौड़ी जनपद में पड़ेगा, और ब्रह्मदेव मंडी कहाँ है, चंपावत में। ब्रह्मदेव मंडी आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 77 पे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद करना पड़ा था। तो ये जब 1977 का वन आंदोलन की उग्रता, जब आपका ये वनों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था, जहां तो आपने सुना होगा कि नैनीताल के रिंक हॉल में आग लगा दी गई थी। रिंक हॉल को पूरा जला दिया था छात्रों ने, उग्र, यहाँ पे बहुत उग्र हो गया था। इसी के चलते हुए 1978 में पहली बार उत्तराखंड को बंद करना पड़ा था। बंद कब हुआ था उत्तराखंड, 1978 में, इसी आंदोलन के कारण, ठीक है। जब वनों की नीलामी हो रही थी, वनों की नीलामी के खिलाफ हो रहा था यह आंदोलन, ठीक है। तो 1978 में पूरा उत्तराखंड बंद होता है, लेकिन किस आंदोलन के कारण, किस उग्रता के कारण, तो आंसर होगा 1977 का। 78 है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो यमुना में कौन सा होगा, सूरीधार होगा, ठीक है। आपको पता है कोठार किस पे है, कोठार कोसी पे है, ठीक है। जबकि कालागढ़ किस पे है, रामगंगा। कौन सी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा पे है। किसाऊ बांध टॉन्स पे है। तो बचा हुआ आपका आंसर होगा यमुना पे, सूरीधार, ठीक है। एक इसी का एक और है सूर्याधार। ये किस नदी पर है, सूर्याधार जाखन पे है। सूर्याधार जो झील है, सूर्याधार एक झील है, ठीक है। सूर्याधार झील किस नदी पर है, जाखन नदी। ये सूरीधार है और ये सूर्याधार है, दोनों अंतर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक सही क्रम दर्शाते हैं सर्वाधिक बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में, ठीक है। मैग्नेसाइट कारखाना कहाँ पर है, चमोली, सॉरी झिरोली, जो झिरोली अल्मोड़ा में है, और चंडाक पिथौरागढ़। तो लिख लेना झिरोली और चंडाक, ठीक है। झिरोली अल्मोड़ा चंडाक पिथौरागढ़ में। 80 उत्तराखंड राज्य में पौधारोपण नीति देश में पहली बार कब लागू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 6 जून 2006, ठीक है। 6 जून 2006 आपने पढ़ा होगा ना, हरक सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है श्रीनगर से। कहां पर, स्थान भी याद रखना है, श्रीनगर से, ठीक है। नेक्स्ट है 81। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है। जन घनत्व में उत्तराखंड का स्थान 25वां था, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा आपका ए। आप मुझे बताएंगे साक्षरता में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का। साक्षरता में कौन सा स्थान है, 70वां स्थान है, ठीक है। जनसंख्या में 20वां, लिंगानुपात 13वां, 10 की वृद्धि दर 18वां। सारे याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 82 उत्तराखंड राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से हैं। उत्तराखंड देखो, चावल जो होता है ना तराई क्षेत्र में होता है सर्वाधिक, क्योंकि वहां पे सिंचाई की उपलब्धता होती है सर्वाधिक। तो तराई वाले जिले आपके होंगे उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल, ठीक है। बाकी ऑप्शन से हो भी नहीं रहा था वैसे भी। तो सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्य जनपद है उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल, ठीक है। सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है, चावल या गेहूं। गेहूं होता है, 30% भाग पे गेहूं होता है।
उसके बाद 26% भाग पे होता है चावल और 9% भाग पे होता है गन्ना। तो राज्य की तीन प्रमुख फसलें याद रखेंगे, गेहूं, चावल और गन्ना, ये होता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे 4 प्रमुख जनपद जो गेहूं उत्पादन में आगे है। नैनीताल लिखो, 4 प्रमुख जनपद जो चावल गेहूं उत्पादन में प्रमुख आगे हैं या अग्रणी राज्य हैं। तो लिखेंगे नैनीताल, दूसरे नंबर पे देहरादून है, फिर अल्मोड़ा, फिर हरिद्वार। गेहूं उत्पादन करने वाले 4 प्रमुख जनपद नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार। ठीक है, ये भी याद रखने हैं, गेहूं और चावल दोनों। नेक्स्ट 83, लोसर एवं सुरगेन जैसे प्रमुख त्योहार उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है जाड़ भूटिया, भूटिया की जनजाति जाड़, ठीक है, जो उत्तरकाशी जाड़ गंगा नदी के किनारे मिलती है। ठीक है, 84 है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से? एसटी, आपको करवाया था करेक्शन, एसटी। तो आंसर होगा उधम सिंह नगर और टिहरी। प्रतिशत पूछ रहा है ना आपको, तो प्रतिशत में ये है। ठीक है, जबकि जनसंख्या, अगर मैं जनसंख्या पूछता तो क्या होता फिर आंसर? सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? हाँ, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जनसंख्या, और अगर कम आएगा, सबसे कम कहां पर है, तो आंसर होगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या हो जाएगी। 85 है, काफर बांध संबंधित है। काफर बांध, पहले तो ये पता होना चाहिए काफर बांध किसे कहते हैं। हाँ, काफर बांध होता है जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर से बनता है। ठीक है, तो काफर बांध संबंधित है टीरी परियोजना से। तो टेरी बांध एक प्रकार का काफर बांध है जो मिट्टी, कंकड़, पत्थरों से बना हुआ है। तो सही आंसर 85 का डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 86, कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया था? अब देखो, कोल्टा आपने पढ़ा होगा, कोल्टा जौनसार में एक जाति है जो जो हरिजन खसास की सबसे दयनीय स्थिति, इनकी सबसे खराब कंडीशन में है। तो इनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, जो ये समिति बनी थी ने 1956 में बनती है, 1956 में, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1959 में। तो यहाँ पर इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका आंसर होगा 17 फरवरी 1959। लेकिन इसका गठन जो हुआ था ना, ये 1956 में हो जाता है बलदेव आर्य की अध्यक्षता में। ठीक है, बलदेव आर्य की अध्यक्षता में कोल्टा जांच समिति की जो गठन होता है 1956 होता है। जो कोल्टा थी, इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए इनको, मतलब इनको संरक्षण देने के लिए 1956 में कोल्टा जांच समिति का गठन होता है, जिसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 1959 में करी। ठीक है, तो आपका आंसर इसके हिसाब से तो आपने 59 मानेंगे, क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 59 में, लेकिन गठित की गई थी 1956। ठीक है, बलदेव सिंह आर्य की अध्यक्षता में। 87 है, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान को ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? तो इसने विल्सन को दिया था, कब? 1860, 1864, वो गलत है, बुक में लिखा हुआ 1864, याद रखेंगे। ठीक है, देखो ऐसा याद रखना है इसको। सबसे पहले सुदर्शन शाह देता है। ठीक है, देखो सुदर्शन शाह ने क्या किया था? सुदर्शन शाह ने 10 वर्षों के लिए दिया था। ठीक है, सुदर्शन शाह ने कितने वर्षों के लिए दिया था? 10 वर्षों के लिए, 1854 से लेकर और 1864 तक के लिए 10 साल के लिए दिया था। किसने? सुदर्शन शाह ने, जंगलों को ठेके पे। उसके बाद जैसे ही भवानी शाह आता है, भवानी शाह, तो जैसे ही 64 में ये खत्म होता है, 10 साल का जो पीरियड था, 1864 से लेकर और 1884 तक, 1884 तक 20 सालों के लिए कौन देता है? 20 साल के लिए देता है भवानी शाह। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद आप सभी को पता है 1885 में राज्य में किसकी स्थापना हो जाती? वन विभाग। उसके बाद वन विभाग बनाया जाता है, सारा काम किसके अंतर्गत आ जाता है? वन विभाग के अंतर्गत। ठीक है, इसी को भाई याद रखना है। सबसे पहले सुदर्शन शाह ने 10 सालों के लिए 1854 से 64 के लिए दिया था। फिर उसके बाद भवानी शाह ने 64 से लेकर और 84 तक 20 सालों के लिए विल्सन को दिया था। फिर उसके बाद 1885 में वन विभाग की स्थापना, यहाँ पर टिहरी वन विभाग की स्थापना हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पिछले वर्ष, अभी इसका आंसर आपको करा दिया, क्या कितनी वृद्धि हुई थी?
आंसर होगा 15.27% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। 89 है, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है? उपोष्ण जलवायु। ठीक है, सही आंसर होगा बी। उपोष्ण जलवायु वो जलवायु क्षेत्र होता है जहां पर ठंडी और गर्म हवा एक साथ मिलती है। ऊपर से गर्म हवा जा रही है और नीचे की तरफ से क्या ठंडी हवा मिल रही है, तो उसको उपोष्ण क्षेत्र बोला गया है। तो आपने देखा हो ना, कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर के आसपास ये हवाएं चलती हैं, जो लू भी बोल सकते हैं, जो उत्तर भारत से पंजाब से या राजस्थान से लू जो बहती है ऊपर की ओर, और यहाँ से ठंडी हवा उसमें मिलती है, उसी को हम बोलते हैं उपोष्ण क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 90। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो 5 जनपद है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आपको पता है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो उत्तरकाशी, फिर चमोली आ गया, फिर पिथौरागढ़, फिर चंपावत और फिर सबसे नीचे उधम सिंह नगर। तो 5 जनपद है। 91 है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती। असिंचित उपजाऊ भूमि, असिंचित है लेकिन फिर भी उपजाऊ, इसलिए इसको उपजाऊ अब्बल बोला जाता है। अब्बल मतलब थोड़ा सा वहां पे उपजाऊ है उससे। एक तो उपजाऊ भूमि होती है जहां पे सिंचाई नहीं होती, असिंचित भूमि है, लेकिन अब्बल क्या होती है, वहां पर थोड़ा बहुत उपजाऊ या थोड़ा उपजाऊ मिट्टी मिलती है, लेकिन उपजाऊ दोये में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक, यहाँ पे उपजाऊ नहीं है मिट्टी। बाकी तालाब सर्वाधिक सिंचित भूमि को कहा जाता है। 92, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए। यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो आंसर होगा 1930 में, 23 अप्रैल 1930। नेक्स्ट 93 है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स के लेखक है वॉल्टन। आपने पढ़ा होगा ना, वॉल्टन ने गजेटियर्स लिखे। देखो, अल्मोड़ा गजेटियर, गढ़वाल गजेटियर, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, सब किसने लिखे हैं? वॉल्टन ने। ठीक है, जबकि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स के लेखक कौन है? एटकिंसन। यहाँ पे लिख सकते हो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स के लेखक हैं एटकिंसन। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स एटकिंसन। मूरक्राफ्ट ने एक पुस्तक लिखी है, लिखो। अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर। अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर। टू द लेक मानसरोवर। अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर किसकी रचना है? मूरक्राफ्ट की। 94, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। हवालबाग का युद्ध महेंद्र चंद्र गोरखों के बीच जब होता है। ठीक है, गढ़वाल पर कब किया था? 1804 में। 1791 में तो युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, अधूरा, तो अधिकार होता है 4 में। 95 है, कथन दिया है कैलाश मानसरोवर यात्रा का सही समय जून से सितंबर तक होता है। पहला बिल्कुल सही है, जून से सितंबर तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा संचालित की जाती है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कारण है ग्रीष्म काल में कैलाश पर्वत में प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। गलत फैक्ट है। ठीक है, अरे नहीं बनता है वहां पे शिवलिंग, और इसलिए गलत है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका सी वाला। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। 96, हरिद्वार के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो हरिद्वार के विषय में कथन असत्य सी वाला। कुपिला नाम से संबोधित किया था सरुद्दीन ने। किसने किया था? सरुद्दीन। ठीक है, जबकि वेनसांग ने क्या कहा था? मोयुलो। मोयुलो कहा था वेनसांग ने। ठीक है, एक और व्यक्ति थे कनिंगम ने क्या कहा था? है? नहीं, कैपिटल ऑफ शिवा तो किसने कहा था? टॉम कॉरेट ने कहा था ना, जो अंग्रेज आया था यहाँ पे। कैपिटल ऑफ शिवा कनिंगम ने कहा था इसको कोपौरी। कनिंगम के अनुसार कोपौरी कहा था कनिंगम ने, उनके अनुसार। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? कोपौरी। ठीक है, बाकी सभी इसमें सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे पौड़ा नृत्य भोटिया बिल्कुल सही है, बुढ़ियात नृत्य बुढ़ियात ये सही है, ठीक है। ये होगा जौनपुर क्षेत्र, टिहरी में किया जाता है, जौनपुर, ठीक है। जौनसार में भी होता है, जौनपुर जौनसार दोनों क्षेत्र में बुढ़ियात नृत्य होते हैं। खिचड़ी नृत्य थारू, हारुल नृत्य जौनसारी, ठीक है। 98 निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाएंगे, ठीक है, यानी कम से ज्यादा के क्रम में लगाएंगे। अब देखो गोविंद वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर लगभग, आप याद रखेंगे। ऑस्कोट का 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। सोना नदी का है 301 वर्ग किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, और नंदौर का है 269 वर्ग किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो आपका टोटल इसमें देखेंगे तो सबसे कम किसका है, नंदौर। तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद आएगा 3, फिर 1 2, 4 3 1 2, आंसर होगा आपका ए वाला। 98 का ए आंसर था, ठीक है। 99 पे आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। देखो महिला उद्यमिता पार्क कहां पर है, सितारगंज। महिला उद्यमिता पार्क सितारगंज फेज 2 में होगा। एरोमा पार्क आपका काशीपुर में है। पंचाचूली वूलन केंद्र आपका अल्मोड़ा में है, और जबकि राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थित है बाजपुर में, ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 सही आंसर होगा आपका सी। 99 का सी आंसर था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 100 है। निम्न में से उत्तराखंड का उबलता ताल किसे कहा जाता है, तो उबलता ताल है फाजकंडी बया ताल, जो कहां पर स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो 100 का आंसर बी होगा, ठीक है।